नमस्कार, स्वागत है आप सभी को राजीव के डिजिटल दुनिया में। अभी मैं डिजिटल माध्यम से आप लोगों को हिंदी साहित्य के आंचलिक कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन के बलचंद्रमा उपन्यास को एपिसोड बना करके रख रहा हूं। आज मैं इसका नया एपिसोड लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल तक मैंने 15वां एपिसोड रखा, आज 16वां एपिसोड मैं रखने जा रहा हूं। आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली सिन्ही पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लीजिए, आज का ये 16वां एपिसोड, बलचंद्रमा का 16वां एपिसोड। आंचलिक भाषा है, भाषा आंचलिक है और कई लोग ये कहते हैं कि ये भाषा न हिंदी है न मैथिली है। तो भैया, आंचलिक भाषा की यही विशेषता है और इसको आत्मसात करना ही पड़ेगा। आंचलिक भाषा ऐसे ही लिखी जाती है। तो ये 16वां एपिसोड आप लोगों के लिए। धान की कटाई जहाँ तहाँ शुरू हो गई थी, बल्कि आधी फसल कट भी चुकी थी। रागी धान सब धानों से पहले तैयार होता है। पकी पीली फसलों में समूचा बाद ऐसा बुझाता था मानो सुनहली मिट्टी से पुता हुआ भारी मैदान हो। मेरों की चौकोर लकीरें धान के शीशों से ढकी पड़ी थी। बीच बीच में अगोरने वाले की झोपड़ियाँ बूढ़े पाल वाली नावों की तरह लगती थी। सारे खेतों पर अन्नपूर्णा भवानी के आशीर्वाद पकी फसलों की शकल में छाए हुए थे। लोगों की खुशी का न ओर था न छोर। सभी के मुंह पर मुस्कान, सभी की आंखों में कामयाबी की झलक। जिनकी अपनी फसलें थी वे खुश थे, जिनके नहीं थे वे भी खुश थे। गिरहत, बनिहार, जौन बनी, कल्लर, भिखमंगा, सभी के चेहरों पर आशा की रौनक थी। फसलें हुई है तो मजदूरी भी मिलेगी, बनिहारी भी, भिखमंगों को भीख भी मिलेगी, ब्राह्मण देवता को दान भी मिलेगा और गृहस्थों का क्या कहना भैया। मुंडन, छेदन और सुन्नत से लेकर श्राद्ध और चालीसा तक सब काम इन्हीं फसलों के भरोसे चलता है। अच्छी फसलें देखकर महाजन को भी कर्जा देने में उत्साह होता है। पुजारी मंदिरों में दिल से घंटी बजाते और मन से आरती उतारते हैं। फसल अच्छी दिखाई दी तो मिन्नत मनोती में भी सुविधा रहता है। काली माई को छागर भी जोड़ी, ब्रह्म बाबा को फूल, छत्र पितरों को गया का पिंड, बाबा कुशेश्वर नाथ को घी दूध। यह सब तुम तभी करोगे जबकि खेती सुधरेगी। समय समय पर बादल न बरसे और बाढ़ ना आवे तब तो ठीक है, नहीं तो खेती हुई चौपट और खेती चौपट हुई तो लोगों के गाल चुकट जाएंगे, आंखें धंसकर अनगढ़ दिया बन जाएगी। इस बार लेकिन कमला मैया की कृपा हुई थी भैया। जहां देखो वहीं लक्ष्मी महारानी धान के रंग बिरंगे शीशों पर छाई हुई थी। हाट बाजार में इसी से अनाज का भाव काफ़ी नीचे उतर गया था। 2 रुपये मन धान और 3 रुपये मन चाउर था। मकई 1.25 रुपया और मरुआ 1.5 रुपया मन था। हमने पहले ही पक्का कर लिया था कि भरपूर धन कटनी करेंगे। धान काटने की मजूरी से इतना अन्न हो जाएगा कि 4 महीने का बुतात चलेगा। मगर माँ कार्तिक में पड़ी बीमार। 35 जून उसने कुछ नहीं खाया था। 35 जून उसने कुछ नहीं खाया था, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांव के वैद्य जी ने बुखार को और लंबा कर दिया था। वह तो खैर हुआ कि संजोग से फूल बाबू आ गए और छोटी मेलकैन की मेहरबानी हुई। 1 बोतल अल्बर्ट टोनी उन लोगों ने मंगवा दिया। थोड़ा बहुत पथ पानी का भी इंतजाम कर दिया। रेवनी से मैंने पूछा, तुझे इतना भी नहीं पूरा कि भैया को एगो पोस्टकार्ड लिख करके भेज देती? मैया ने मना कर रखा था, रेवनी बोली। मुझे रेवनी की अकील पर तरस आई। इससे भला अम्मा को पूछने की क्या ज़रूरत थी? 4 अक्षर किसी से लिखवा लेती और ट्यूशन पर ढोल जो टंगा रहता उसमें डाल आती पोस्टकार्ड, या तो ससुराल में अपने नैहर का दाम हंसावेगी। हे भगवान! मगर कसूर रेवनी का नहीं था भैया। पीछे मालूम हुआ कि लिखने वाला नहीं मिला। छोटे मालिक से वह लिखवाती तो कैसे? बल्ली बाबू का छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर घर बैठा था, उससे लिखवा सकती थी, लेकिन रेवनी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाने की। वह लड़का थोड़ा बदनाम था और उन लोगों का मकान गांव से जरा हटकर बांसों की लंबी झुरमुटों के आड़ में पड़ता था। उधर जाते हुए रेवनी ही नहीं, गांव के कोई भी बहू बेटी कांप उठती थी। बांसों का वो छोटा सा जंगल लुच्चों के लिए बाग था। कई तरह की खट्टी मीठी कहानियाँ उस झुरमुट के बारे में मैं बचपन से सुनता आया था। अच्छा हुआ रेवनी उधर नहीं गई चिट्ठी लिखवाने के लिए। मैंने मन ही मन सोचा, माँ अब कमज़ोर तो थी, फिर भी धनकटनी में वह हमारा हाथ बटाना चाहती थी। मैंने समझाया, मर जाएगी, बेटा बेटी और पुतो कोई नहीं काम आएगा। आप भला ही आप भला तो जहान भला। बड़ी मुश्किल से उसने माना। फुच्ची भर गाय का दूध रोज लेने लगी। माँ
हम दोनों भाई बहन मालिकों के खेत में जाकर धान काटते थे। रात का रखा हुआ खाना सुबह अंधेरे हाथ मुंह धोकर खा लेते थे। मैं जब तक हुक्का पी लेता था तब तक रेवनी बर्तन बासन मांज कर चूल्हा चौका कर देती थी। फिर कमर में हंसिया खोस कर हम खेतों की ओर चल देते थे। अगले रोज किस खेत में फसल कटेगी सो पिछली शाम को ही गिरहत बता देता था। मर्द मेहरारू जवान बूढ़े सभी ठीक वक्त पर खेत में पहुंच जाते थे। एक कतार में होकर बनिहार धान काटना शुरू कर देते थे। निचले खेतों में धान के पौधे 5-5, 6-6 हाथ के होते थे। उनमें सिर्फ शीश दीप लिए जाते थे, मतलब शीश को ही काटा जाता था। हमारी तरफ ऐसे निचले खेत तो कम थे, यहाँ तो भैया हम जड़ से काटते थे। काटते समय खप खप खूब खूब की आवाज़ उड़ती रहती थी। यह आवाज़ कानों में बड़ी मीठी लगती थी भैया। पहर डेढ़ पहर तो हम सारी सूद बूद खोकर धान काटते रहते। हंसी खुशी की आवाज़, गाने की आवाज़ और खेत खेत घूमकर लाई मुढ़ी बेचने वाले की आवाज़, सारंगी बाजों की थरथरी बिलाप। कैसे दोपहरी के बाद तिपहरी आ जाती पता भी नहीं चलता भैया। माँ खाना और पानी लिए आती और घड़ी भर के लिए हंसिए को आराम मिलता। मेड़ पर नहीं खेत में ही बैठकर हम लोग खाते। धान खेतों में कटी फसलों की खूटियाँ मुलायम तो होती है, तुम्हारे मुल्क में गेहूँ ज्वार बाजरा होता है, उनकी खूटियाँ कड़ी होती है। उस पर इस तरह बैठा लेटा नहीं जा सकता। बड़े बड़े मालिक खुद खेतों में नहीं जाते थे। बराहील गुमस्ता या कोई दूसरा तीसरा नौकर चाकर धन कटनी की देखभाल करता था। मजोले मालिक और गिरहत लोग खुद आते थे। छोटे छोटे किसान और मामूली खेतिहर बड़ी मुस्तैदी से मजदूरों से काम लिया करते थे। खेत मजदूरों के अपने भी तो खेत हुआ करते थे जिनकी फसल वे खुद काट लेते थे। मेरे भी 4 कट्ठा खेत थे जिसमें धान था। अपनी फसल हमने अपने आप काट ली थी। 32 बोझों की मजूरी, एक बोझ धान होती थी। 32 बोझ काटने पर एक बोझ उनको धान बोइन के रूप में मिलता था। खास मजदूरों को मालिक लोग कुछ ज़्यादा मजूरी देते थे। उस साल हमने 20-22 रोज फसल काटी थी। मजूरी में 6 मन धान हुआ था। वह 3 महीने के गुजारे के लिए काफ़ी था। माँ बीमार न पड़ती तो 2-3 मन और होता। अपनी ज़मीन में 6 मन धान हुआ था। 2-3 कट्ठा खेत में रबी की भी फसल थी, जौ चना और खेसारी। खलिहान मालिकों के बड़े बड़े थे। साधारण गिरहत का खलिहान भी साधारण ही हुआ करता था। तिपहरी के बाद धान के बोझ खेतों से खलिहान आने लगते थे। पहर भर तो खाली धुलाई में ही लग जाती। खलिहान कभी खेत के नज़दीक होता तो कभी दूर। फसल के बोझ एक पर एक रखते जाओ और टाल बनता जाएगा। टाल या खोप इतना बड़ा हो जाता कि गर्दन टूट जाएगी ऊपर ताकोगे तो। हाँ, हमारी बस्ती में ऐसे गिरहत 4 ही 5 थे जिनके ऊपर 1000 मन से जास्ती का होता था। बड़े मालिक, मजले मालिक, छोटे मालिक और बल्ली बाबू। मजले मालिक की उपज 2500 मन थी, बल्ली बाबू की 1500 मन, बाकी 1000 मन वाले थे। यह हुई सिर्फ धान की उपज की बात। रब्बी और मकई इससे अलग थी भैया। 100-150 मन वह भी हो जाती थी। खलिहानों में दौड़ी का काम माघ फागुन तक चलता रहता। दौनी का काम, जिसको दौड़ी कहा गया है, वो माघ फागुन तक चलता रहता। फागुन में रबी की फसल तैयार होने लगती। सरसों, तीसी, खेसारी, चना, चैत में जौ, गेहूँ, मसूरी वगैरह ये सब रबी फसल में आ जाता था। हमने अपना धान झाड़ पीट कर तैयार किया। खेत मजदूरों के पास कहाँ खेत और वहाँ खलिहान, कहाँ बैल, कहाँ हर फार। मनिहार चाचा के यहाँ से बड़ी बड़ी ओखली ले आया। उसी के ऊपर सारा धान हमने झाड़ डाला। तुम्हारे तरफ तो ऐसा नहीं होता है ना, ओखल को लेटा देते हैं, शीश वाले धान के पौधे को उस पर जोर जोर से पटकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे धोबी पत्थर या लकड़ी पर कपड़े को पटकता है। शीश से झड़ कर धान के दाने नीचे गिरते जाते हैं। झाड़े हुए पौधे को अलग रखते जाओ और दाना झाड़ते जाओ, लेकिन इस तरह सैकड़ों मन धान नहीं झाड़ा जाता। यह तो 2-4 मन धान वालों का ढंग है धान तैयार करने का। जुला कर देखा तो 6 महीने का खर्चा घर में मौजूद था। 4 परानी खाने वाले तो होंगे। कौन 10 रोज तो रह गए थे गौने के। माँ जल्दी अच्छी हो गई। ले मूंद कर उसने घर के टाट को चिकना बना दिया। अलग 1-7 हाथ का छप्पर डलवा दिया मैंने। उसका भी रुख आंगन की ओर था। आंगन के बाहर घर के सामने दूब थी, उसे छील छाल कर साफ कर दिया था मैंने। डोरा, सिंदूर और सगुन का सामान लेकर चुन्नी मेरे ससुराल गया और गौने के लिए उन लोगों को राजी कराया। यह एक किस्म की रस्म अदायगी है हमारे यहाँ की। मेरे सास को मरे 5-7 साल हो गए। ससुर के तरफ से गौने का इशारा पिछले साल ही मिल चुका था। माघ सूदी पंचमी का दिन गौने का मुहूर्त तय हुआ। चुन्नी की माँ, उसकी घरवाली, भौजी
माँ बहू उसका अवरजात बढ़ गया। कोई बड़ी के लिए बेसन पीसने बैठती तो कोई पुती लिपि घर की टाटों पर घोड़ा हाथी आंकने लगती। तेल में सिंदूर घोला गया और उससे कई जगह पेड़ पौधे आंके गए। मैं देख देख कर हंसता था। धनवंती चाची ने मुझे हंसते देखकर पूछा, अरे बलचनमा, तुम्हें क्यों पसंद आएंगे भैया? दरभंगा पटना में घूम आए हो, हम तो जाहिल चपाट ठहरी, हमें क्या पता फूलपत्ती कैसे आंकी जाती है। अपनी घरवाली को पटना ले जाना सीख जाएगी वो भी। धनवंती चाची जब हंसती थी तो घर आंगन उसके ठहाके से गूंज उठते थे। उस वक़्त मेरी लाज शर्म उसके ठहाके की भरी आवाज़ में दब गई। चुन्नी की घरवाली भी मुस्कुरा रही थी। चुन्नी मुझसे 4 महीने बड़ा था। उसकी जनानी मुझको जब तक छेड़ती ही रहती। पिछली होली में भर लोटा अबीर उसने मेरी नई बनियान पर उड़ेल दी थी और देर तक हो करती रही तो मैंने यूं ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद अबीर ले आया और रानी जी मसाला पीस रही थी। झपाटे से जाकर दबोच डाला और गालों पर आधा पाव अबीर मसल दिया। घड़ी भर मैयो बप्पो करती रही। समझ गई कि बालचंद को छेड़ने का कैसा फल मिलता है। यह कोसी किनारे की लड़की थी। सांवली सूरत, आंख नाक अच्छे, चेहरे का काट ठिकाने का हो तो ऐसी जनाना खूबसूरत ही कहलाएगी भैया, नहीं कहलाएगी? उस पर तंदुरुस्ती अच्छी हो तो क्या कहना। गोद में उसके 1-2.5 साल की लड़की थी। मनियार चाचा का मनोरथ था कि पोते का मुंह देखकर मरे। रोज बेचारे नहाकर उस बूढ़े पीपल की जड़ों में लोटा भर अछिंजर इसलिए डालते थे, मगर यह अपने बस की बात तो थी नहीं भैया। बौने के 2 रोज पहले ही मामा आ पहुँचे। तैयारी सब पूरी हो चुकी थी। घर आंगन की जिम्मेवारी माँ पर थी। नकदी का इंतजाम मैंने कर ही दिया था। हाँ, साड़ी 1 खंड और मंगवानी पड़ी। मुझे याद नहीं था कि जिससे कभी शादी हुई थी उसकी शक्ल सूरत कैसी है। 2-1 दफ़े दिमाग ने कोशिश की, याद की, सही लकीरों को लाने की, मगर कुछ पल नहीं निकला भैया। फिर तंग आकर मैंने कहा, छोड़ो भी, अपने ही कौन सा मैं राजा नल हूँ जो उसे दमयंती होना ही चाहिए। बाढ़ की नदी में तैरते वक्त जैसे कोई थक कर आंखें मूंद ले और थोड़ी देर के लिए देह को छोड़ दे, उसी तरह मैं अपने चिंता की धार में छोड़ देता और चट से नींद मुझे आ जाती थी। मामा, चुन्नी और मैं 3 जने गए गौना कराने। पैदल ही जाना पड़ा। उस ओर रेल नहीं जाती थी। बहरी से 2 कोस और दक्षिण पश्चिम गांव का नाम था शीतलपट्टी। बस्ती कोई बड़ी नहीं, निहायत मामूली। 4-6 घर राजपूत, 25 घर ग्वाले और 51 घर जुलाहे के थे। गांव से कोस भर पश्चिम जीवस नदी का फारन था। बरसात में उसके जरिए कमला का पानी यहाँ की फसलों को 2-4 दिनों के लिए डुबा जाता था। उससे नुकसान नहीं, गिरहतों को फायदा ही होता था। राजपूत मझोले ढंग के काश्तकार थे, छोटे छोटे खेतीहर। जमींदारी सुंभार ड्योढ़ी के राजपूत जमींदारों की थी। खेत मजूर हो चाहे खेतीहर, साधारण गिरहत हो या काश्तकार, शीतलपट्टी वालों की जिंदगी उतनी कठोर नहीं थी जितने हमारे गाँव वाले की। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि यहाँ के जुलाहे खेती के अलावा अपना बखत तानी भरनी और करघों के सहारे गुजारते थे। उनके टोलों में 10 करघे चल रहे थे। दरभंगा समस्तीपुर से सूत लाकर वे लोग चादर, अगोछा, तहमद, लुंगी, चारखाना वगैरह तैयार करके आस पड़ोस के हाटों पर और नज़दीकी बाज़ारों में बेच आते थे। 20 जवान जुलाहे ढाका और कलकत्ते में रहकर अपने गांव की खुशहाली को बढ़ा रहे थे। सच पूछो तो इन जुलाहों के उस बस्ती का ढांचा ही बदल गया था। वहाँ हम 1 दिन और 1 रात भर रहे। हमारी बिरादरी वालों ने यहाँ एक साधु को पाल रखा था। वह अपर पास करके पहले कांग्रेस का वॉलंटियर और बाद में रमता जोगी बन गया था। अब उम्र 30 के लगभग रही होगी। यादव महासभा का भी प्रचार करता था। शीतलपट्टी में उसकी फूफी रहती थी। निपुती होने से मैंजन को अपना डी डाबर सौंप गई थी। वही मकान बाबा जोगादास का आश्रम बन गया था। इसका नाम पहले कारी रौत था। उन्होंने हम तीनों को उस शाम को भंग पिला दिया। भांग जिसको कहते हैं वो भांग पिला दिया इन तीनों को। मुझे कुछ भी नहीं मालूम उस रात ससुराल की औरतों ने मुझसे क्या क्या रस्म अदा करवाई। सुबह गौने की मुहूर्त थी। माफा और 4 कहार उन्हीं लोगों ने ठीक कर रखे थे। औरतों ने रो रो कर आसमान को माथे पर उठा लिया था। गौने वाली का तो मानो कंठ ही फूट गया था। पीली साड़ी और लाल चोली, पीठ की ओर से साड़ी पर हथेलियों के लाल लाल थप्पा पड़ा हुआ था। तलबों में महावर के नाम पर लाल रंग अपनी गाढ़ी लाली खिला रहा था। आंचल में धान दूध पान की पत्ती और साबुत सुपारी और हल्दी बंधी हुई थी। हथेलियों में मेहंदी का निशान दिखाई पड़ा।
रस्म के तौर पर थोड़ी दूर तक मापे में मुझे भी रहना पड़ा। गांव के बाहर मैं उतर गया। 2 आदमियों का बोझ 4 बेचारे कैसे ढो पाते, और शर्म के मारे उसकी गर्दन भी तो टूट गई थी। अरे हंसते हो, नई नवेली का सील संकोच से तुम्हारा भी तो पाला पड़ा ही होगा कि नहीं पड़ा है? झूठ मत बोलो भैया। बहू का अपना भाई नहीं था, चचेरा भाई साथ हुआ था। दही पकवान केरा और समधिन के लिए सारी लाठी। एक आदमी छींकों पर सब लिए हुए था, पटेक के सहारे। बीच में 2 बार पर्दा उठाकर माफे में झाँका। एक दफ़े नज़र मिलते ही मुस्कुरा पड़ी और दूसरे दफ़े नींद में मगन थी बेचारी। पहल यही मैंने उनकी झलक पाई। अरे देखा तो रात को भी होगा, लेकिन साले ने जाने क्या भंग में क्या मिला दिया था। सूध बूध बिल्कुल खो गई थी मेरी। अभी मगर होश में था। आहा, बुचवा की मैया का वह चेहरा आज तक नहीं भूल पाया हूँ भैया। वह भी क्या भूलने वाली चीज़ है। गोल मुंह, बादामी आँख, छोटी नाक, पत्थर सा कपार, सुनहले बाल, पतले होंठ, तनिक सी टुड्डी, सुरेब गर्दन, बड़ी भली लगी थी वह। पहली झांकी में ही इस मन में वो धंस गई। सच कहता हूँ भैया, मांग में सिंदूर की धनी लकीर, कपार पर चमकी के खुदिया दानों के श्रृंगार किया हुआ था। गले में सुंदर हंसली, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में लाख की चूड़ी, पैरों में गिलट के कड़े, दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों में पीतल की अंगूठियाँ। माँ नहीं थी तो क्या, बाप ने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मामूली खेतिहर था बेचारा। मैं भी कौन सा नवाब का नाती था। सच पूछो तो मुझ में और मेरे ससुर की हैसियत में कई गुनी मुझसे मेरे ससुर की हैसियत कई गुनी अच्छी थी। जाड़े का दिन यूं ही छोटा होता है। हम पहले ही थके मांदे थे ही उस रोज, और तो चूर चूर हो गए। कहार तो मानो दौड़ते ही चलते हैं। नई नवेली बहू बेटी अगर पालकी में सवार रही तो फिर उसके पैरों में पंख ही लग जाते हैं। मैंने और चुन्नी ने कहारों को मना कर दिया, रफ्तार इतनी तेज मत करो। मामा बेचारे तुम लोगों के साथ कब तक दौड़ सकेंगे। इस पर अधेड़ उम्र का एक कहरिया तुनुक कर बोला, मैं तो पहले से ही जानता था। इसी से चौथी भर चढ़ा आया हूँ। अब क्या कछुए की चाल चले? हाँ, मामा ने डपट कर कहा, खच्चर कहीं के। छोटी जात वालों की अकील भी छोटी ही होती है। चल, जितनी तेजी से चलना है छोड़ दे बालचंद। दौड़े ससुर। कहारों में जो सबसे कम उम्र का था वह काफ़ी कठमस्त और खुश मिजाज था। जरा रुखाई से उसने कहा, तो गालियाँ दोगे तुम? बाकी कहारों ने हमारे तरफ ढूंढते हुए उसके गुस्से पर और सन चढ़ा दिया। मामा के देह पर पैर से लेकर माथे तक बुढ़ौती छाई हुई थी। बाल अच्छी तरह सफ़ेद हो चुके थे। इस वक्त वह हथेली पर खैनी मल रहे थे। ग्वाले को एक तो गुस्सा आता नहीं, और कहीं आ गया तो परलय मच जाता है भैया। तो मामा भी बमक गए और छाती तान कर उस जवान कहार को उन्होंने ललकारा। आगे बढ़ते हुए बोला, तो क्या कर लेगा हमारा? पहले कहार ने उस जवान को जवाब देने से रोक दिया। चुन्नी ने इधर मामा को संभाला। बीच बचाव करते हुए मैंने उससे बोला, इसमें नाराजी की क्या बात है? कैसे भी चले, सांझ से पहले ही घर पहुंच जाना ही है। इतना कहकर कहारों की ओर नजर मारी। मामा की तरफ देखकर बोले, ये बेचारे कहाँ तेज चल रहे हैं। अपनी असल चाल अगर ये लोग दिखावे तो अल्लाह उदल के घोड़े भी इनके मुकाबले नहीं कर सकेंगे। दोनों ओर का गुस्सा ठंड पड़ गया। मैंने देह की आड़ में मामा से अलग ले जाकर उस नौजवान कहार को समझा दिया। मैंने पैर की आड़ में मामा को ले जाकर उस नौजवान कहार को समझा बुझा दिया कि तुम लोग अपनी चाल में ही चल सकते हो, लेकिन 1.5-2 कोस पर हमसे मिल लिया करना बस। इस पर उसने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, कंधे पर भारी बोझ हो तो फिर फुर्ती ही फुर्ती चाहिए। वैसी हालत में तनिक भी सुस्ती करेज को खखोर कर खा जाती है। कैसी बात कही थी उसने, थी ना, लाख रुपए की बात भैया। आधा रास्ता पार करने पर हम घड़ी भर के लिए खाने को रुके। सड़क के किनारे ही इनार था, कलमी आमों का बड़ा बगीचा, पीपल का भारी पेड़, देवी का मंदिर, स्कूल का खपड़ेल मकान। इंजन की सीटी सुनाई पड़ी। हम तीनों चीड़ा भिगो रहे थे, फिर सीटी सुनाई पड़े। अब भी मामा ने पत्तल में हाथ उठाकर पूछा, कौन टीसन है ये बालचंद? सौकड़ी, मैंने कहा। चुन्नी ने मुंह खोला, जहाँ बैठे हो मामा वह कौन सा गांव है जानते हो? अपनी अनजान जतलाने के लिए मामा ने मुंह बा दिया। चुन्नी ने उठकर दही परोसा, गठरी में नमक खोजते हुए बोला, यह दहोरा है मामा, कई बार आया हूँ मैं इधर। बड़े मालिक की कुटमैती इसी गांव में भी है, नेहरा में भी है। यहाँ के सरस्वती लोग और नेहरा के चौधरी लोग मुलुक भर में नामी है। मैंने पहला कौर निगलते हुए कहा, मैं भी इधर से गुजरा हूँ चुन्नी। भक्त
तू कहाँ इधर आया होगा। वह डपट बैठा। तो मैंने कहा बाबा कुशेश्वर नाथ का दर्शन करने जो जाते हैं वह किधर से जाते हैं। अब चुन्नी को कबूल करना पड़ा। हाँ, इधर ही कुशेश्वर स्थान का रास्ता गया है। हम चारों ने चूड़ा दही खाया, कहारों ने सूखा ही चूड़ा फाँक लिया। हम मामा के अधीन थे और वह उसके लिए कतई राजी नहीं हुआ कि थोड़ा दही कहारों को भी दे दिया जाए। सवार को भी वह खिलाया गया और हमारी निगाह बचाकर वह जरा देर के लिए पालकी से निकली भी। हम उधर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। मामा ने हुक्का में साथ दिया। खैनी उन्हें इतनी प्यारी नहीं थी जितना प्यारा हुक्का था। कहते थे बावनों की सोहबत से ही सुरती खाने की लत पड़ी, मारसाली के मुंह गंधा देती है ये सुरती। दोहरा से डोली उठी और एकदम पंडोल चली गई। कौन डेढ़ ही कोस तो पड़ता था। मामा भी टनटना गए थे। राज के सर्कल के नगीच सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े छायादार पेड़ थे। मामा वहीं लुत्फ से बैठ गए। हमें भी बैठना पड़ा, वरना हम आगे चलकर हाट की गाछी में बैठकर सुस्ताने वाले थे। तो दोस्तों, आज मैंने ये नया एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि ये संपूर्ण कड़ी सुनिए और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से अवगत जरूर कराइए। अंत में मैं यही कहता हूं कि हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।